हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। I say unfortunately because so is the case with Naxalism, so is the case with Jammu and Kashmir militancy and so is the case with Northeast insurgency। और हम पहले ही देख चुके हैं कि टेररिज्म, इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी में क्या फ़र्क होता है। टेररिज्म इज़ बेसिकली अ ब्रॉड टर्म जिसका मकसद होता है लोगों को टेरराइज करना। कुछ लोग होते हैं जो कि आम लोगों को टेरराइज करते हैं जिससे कि वो कोई एंड अचीव कर सके, चाहे वो स्टेट को ब्लैकमेल कर सके, चाहे वो यू कैन से कुछ भी उनके साथ गलत हुआ है उसका बदला ले सके, एनीथिंग लाइक दैट, एंड दे यूज वायलेंस फॉर दैट। वायलेंस इज अ कॉमन यू कैन से एलिमेंट और कॉमन डिनोमिनेटर अमंगस्ट टेररिज्म, मिलिटेंसी एंड योर इंसर्जेंसी। अब इसमें इंसर्जेंसी क्या होती है? इंसर्जेंसी होती है जहां पे हो सकता है एक्सटर्नल एक्टर्स इन्वॉल्व ना हो, और इंसर्जेंसी आमतौर पे वहीं के लोगों के बीच में से जो लोग उठते हैं और वो वायलेंस करते हैं और उन्हें कुछ चाहिए होता है। दैट इज व्हाट इंसर्जेंसी इज। टेररिज्म ऑन द अदर हैंड इज लाइक प्राइमरीली बहुत ब्रॉड होता है। टेररिज्म तो किसी भी पर्पज के लिए किया जा सकता है, लेकिन इंसर्जेंसी जो होती है वो किसी एरिया के वहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा ही शुरू की जाती है। सो इंसर्जेंसी इन अ वे, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि लेजिटिमेट होती है, बट इज मोर लेजिटिमेट देन मिलिटेंसी और टेररिज्म, सो टू से, क्योंकि ये वहाँ के लोगों द्वारा की जाती है। सो दे हैव सम जेन्युइन डिमांड्स, बट द मोमेंट दोज डिमांड्स आर नॉट मेट और देयर डिमांड्स cross the red line, they start threatening state security or they start threatening, you can say, national security or national peace, then the state has to act। तो ऐसी इंसर्जेंसी जब वायलेंस में बदल जाती है then it is problematic। अब किसी भी जगह पे, किसी भी इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर लोगों को अपनी बात डेमोक्रेटिक तरीके से रखनी है, then the best way to do that is to form an organization or to form a political party so as to achieve your ends। Even if there are certain tribes in the northeast जो ये चाहती हैं कि हमें अलग से स्टेटहुड दे दिया जाए, या फिर हमारी ट्राइब को कुछ अलग से कंसेशंस दिए जाएं, रिजर्वेशन दी जाए, रिसोर्सेज के ऊपर बहुत क्रंच है, हमें कुछ रिसोर्सेज दिए जाएं, all these things can be expressed to the government in a legitimate way। But there is always some section of that, you can say, of that section of people which resort to violence, और उस सेक्शन को हम इंसर्जेंट ग्रुप बोल देते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट इज इलीगल, सो द गवर्नमेंट, द सिस्टम comes on to it with its full might। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा बहुत है इंसर्जेंसी, अब तो बहुत कम हो गई है। कोई वक्त होता था 1960s, 70s, 80s, 90s, ये 30-35 सालों का टाइम ऐसा रहा है जब नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी अपने पीक पर थी। लेकिन धीरे धीरे करके सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने सेंटर में ये इंश्योर किया कि उनके साथ पीस प्रोसेस को बनाए रखा जाए, उनके साथ डायलॉग चलता रहे, उनको एक हद तक उनकी डिमांड्स मान ली जाएं। जैसे कि अलग अलग स्टेट्स क्रिएट करने की डिमांड थी, तो हमने नॉर्थ ईस्ट में इतनी सारी स्टेट्स क्रिएट कर दी हैं। बट बियॉन्ड दिस इट कैन नॉट गो एनी फर्दर, क्योंकि अगर हर किसी की डिमांड मानने लग जाएं देन देयर विल बी वेरी स्मॉल स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड इट डज नॉट इवन स्टॉप देयर। देन देयर आर कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स जो कि हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, एंड प्राइमरीली सिक्किम इज नॉट आवर कंसर्न बिकॉज सिक्किम में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट अदर देन दैट, all these 7 states of Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Meghalaya, these are the 7 sister states of the Northeast which have been through a lot of problems। सबसे पहले अगर हम इसका origin देखें तो प्री इंडिपेंडेंस टाइम में अगर हम चलें, जब तक ब्रिटिश ने यहाँ पर अपनी नज़र नहीं डाली थी तब तक ये एक relatively prosperous region होता था। यहाँ पर अहोम डायनेस्टी रूल करती थी जिसके एक लीडर थे लचित बरफुकन। उनकी अभी हमने एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है और उनका स्टैचू भी प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया। और इनफैक्ट उनकी एक जो साइट है, उनके जो बैरियल माउंड्स हैं, चराई देव मैदाम्स,
ये उनके बैरियल माउंड्स हैं जहाँ पे अहोम डायनास्टी के जो रॉयल फैमिली है उनको दफनाया जाता था, उसके ऊपर एक माउंड्स बने हुए हैं मिट्टी के। तो इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। दिस इज़ द 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर अहोम डायनेस्टी रूल करती थी और ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत अच्छे थे। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है, बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन है यहाँ पे, तो इसलिए ब्रिटिश यूजुअली यहाँ पर पहले पहले नहीं आए। लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमें ये पूरा एरिया भी कैप्चर करना है, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट्स हैं। सो स्लोली दे स्टार्टेड क्रीपिंग इनटू दिस रीजन। उससे पहले तक यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहा करती थी जो आपस में अच्छे से रहती थी, बट धीरे धीरे ब्रिटिश ने इस पूरे एरिया को इतना करप्ट कर दिया। दे ब्रॉट इन मनी लेंडर्स, फिर उन्हें लोगों को कमर्शलाइजेशन करनी शुरू कर दी, यहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई। ट्राइबल्स को वो लोग बिल्कुल जंगलियों की तरह देखते थे। दे डिड नॉट सी फॉरेस्ट ड्वेलर्स एज ह्यूमन बींग्स, दे सॉ देम एज एनिमल्स। तो उनको लगता था कि ये लोग तो बहुत अजीब से दिखते हैं, ये लोग जंगलों में रहने वाले हैं, दे आर अनसिविलाइज्ड पीपल। तो उन्होंने इनसे वैसे ही काम करवाया। एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम 1700s 1800s में अटलांटिक ओशियन में स्लेव ट्रेड चल रही थी। तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट वाले ट्राइबल्स को भी वैसा ही समझा कि दे आर लाइक अफ्रीकन्स, दे आर लाइक कि इनको स्लेव्स की तरह हम ट्रीट करेंगे, तो इनसे वैसे ही काम करवाया जाता था। सो ऑल दीज एक्शंस ऑफ द ब्रिटिश लेफ्ट अ डीप वूंड ऑन द साइकी ऑफ द ट्राइबल्स। अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उसके बाद ये सारे ट्राइबल्स ये चाहते थे कि अब फाइनली हमारा देश आज़ाद हो गया है, अब हमें वो सब कुछ मिले जो हमारे पास पहले से होता था। एंड एवरी ट्राइब इज वेरी स्ट्रांगली बाउंड बाय देयर ट्राइबल आइडेंटिटी। यानी कि जैसे हम कहें कि आज की डेट में भी इंडिया के रूरल एरियाज़ में या कम पढ़े लिखे लोगों में या बैकवर्ड एरियाज़ में कास्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लोग कास्ट को बहुत मानते हैं। लेकिन अगर आप बहुत पढ़े लिखे लोगों की तरफ या अर्बन एरियाज़ की तरफ या प्रोग्रेसिव एरियाज़ की तरफ जाओगे, वहाँ कास्ट का रोल कम होता जाता है। सो सेम इज़ द केस विद ट्राइबल्स एज वेल। अब ट्राइबल्स में लोगों की ट्राइबल आइडेंटिटी यानी कि कबीलाई लोगों की आइडेंटिटी, सेंस ऑफ एथनिसिटी और आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग होती है। सो दे कैन गो अगेंस्ट एनीथिंग बट दे कैन नेवर गो अगेंस्ट देयर ओन ट्राइब। तो इस चीज़ की वजह से नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग that there is a community feeling amongst the people. The problem is that when one community is pitted against another community, और ऐसा बहुत सारे केसेस में हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। तो अब जब आज़ादी मिली हमें 1947 के बाद, तो ब्रिटिश ने कई जगह पर इतनी अजीब तरीके से बाउंड्रीज ड्रॉ की थी, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान बना, देन नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार जो उस वक्त बर्मा होता था उसकी बाउंड्री पे ब्रिटिश ने ड्रॉ की, भूटान की बाउंड्री, देन अरुणाचल प्रदेश से ऊपर जो हमारा तिब्बत एरिया है। तो ये सारे एरिया पे ब्रिटिश रूल करते थे एंड दे according to their own preferences, their own whims and fancies, they drew all the political lines in this area. तो आज तक भी कई ट्राइब्स ऐसी हैं जो डिमांड करती हैं कि हमारा तो लेजिटिमेट एरिया जो है वो म्यांमार में भी है, हमारा थोड़ा तिब्बत में भी है, हमारा थोड़ा बांग्लादेश में भी है। सो दीज प्रॉब्लम्स हैव बिकम लाइक पेरेनियल। जैसे हम कहते हैं कि एक कास्ट के लोग या एक धर्म के लोग या एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग, सी रिलीजन एंड कास्ट इज नॉट अ लेजिटिमेट क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट लैंग्वेज इज अ गुड क्राइटेरिया। तो अब अगर लेट अस से इंडियन पंजाब के बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे पंजाबी स्पीकिंग विलेजेस जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए या कुछ हरियाणा में चले गए, तो वो लैंग्वेज के बेस पे एफिलिएशन है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में यही एफिलिएशन ट्राइब के बेस पे होती है। अब जैसे नागालैंड में कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको लगता है कि म्यांमार में बहुत सारे नागा स्पीकिंग लोग हैं या नागा ट्राइब के लोग हैं, कुछ अरुणाचल में हैं, कुछ मणिपुर में हैं, कुछ असम में हैं, तो क्या इस पूरे एरिया को, इतने बड़े एरिया को नागालैंड नहीं होना चाहिए था? तो दे आर डिमांडिंग दैट अ ग्रेटर नागालैंड और नागालिम बी कार्व्ड आउट ऑफ द existing Nagaland plus some areas of Myanmar, some of Arunachal, some of Assam and some of Manipur. But then that is not right because एक section को satisfy करने के लिए आपको 4 लोगों को unsatisfy करना पड़ेगा and that too going out of your own country's boundary which is not practical. तो ऐसी सी डिमांड्स हैं. So now so many of these tribes
जस्ट आफ्टर पार्टीशन डिमांडेड दैट दे बी ग्रांटेड नेशनहुड। उस वक्त वैसे ही इंडिया में फिसिपेरस टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा थी एंड कई ट्राइब्स को लगा कि हमें इंडिया का हिस्सा नहीं रहना, हमें तो अलग से कंट्री बनना है। बट देन वी हैड टू यूनाइट द होल कंट्री एंड वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही मेड द बेस्ट ऑफ इट। तो धीरे धीरे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही इन सभी ट्राइब्स को अकोमोडेट किया। किसी को थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए थी तो हमने दी, शेड्यूल 5 एरियाज, शेड्यूल 6 एरियाज हमने बनाए और नई स्टेट्स को कार्व आउट किया लैंग्वेज के बेस पे, आइडेंटिटी के बेस पे। We gave them a lot of freedoms, a lot of autonomy within the framework of the constitution. But still, to a certain extent, the insurgency still remains. I told you कि उतनी insurgency आज नहीं है जितनी आज से 30-40 साल पहले तक थी। तो it is I would say 70 to 80% of the problems in the Northeast have been solved through various means and mechanisms by the successive center governments. तो एक बार हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम रही है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये क्यों सिग्निफिकेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी मल्टीपल सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं यहाँ पे, मल्टीपल सेपरेटिस्ट। सो व्हाट इज देयर एजेंडा? They want either full autonomy or they want to make a separate country of their own state. तो कुछ स्टेट्स में ऐसा है और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडिया से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है। तो अगर हम ध्यान से देखें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज दिस एरिया, दिस नैरो एरिया, बहुत ही नैरो एरिया है ये अगर आप ध्यान से देखेंगे। सो दिस इज एक्चुअली वेस्ट बंगाल, जो मैं यहाँ पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज वेस्ट बंगाल। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना नैरो स्ट्रेच है, दिस वेरी नैरो, एट इट्स एक्सट्रीम इट इज जस्ट 27 माइल्स वाइड, सिर्फ 27 मील यानी कि रफली 40 किलोमीटर चौड़ा है ये, दैट्स इट। तो इतने पतले से एरिया से पूरा का पूरा इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड होता है। सो दिस इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। और यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है, ऊपर एक तरफ भूटान है, नीचे इंडिया है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। और उसके बाद एक तरफ पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है हमारा। सो दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज बेसिकली नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। हालांकि अब हम कोशिशें कर रहे हैं कि इस पर रिलायंस जो है वो कम हो। हमने म्यांमार के थ्रू एक रूट जोड़ा है, कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम सीधा बे ऑफ बंगाल से शिप के थ्रू, फिर नदी के थ्रू, फिर रोड के थ्रू मिजोरम तक को कनेक्ट कर दिया है हमने। सिमिलरली हमने वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा सीधा कनेक्ट कर दिया है, रोड के थ्रू भी और रेलवे के थ्रू भी। सो वी आर टेकिंग सम मेजर्स, बट स्टिल किसी भी कंट्री से कभी भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे बांग्लादेश के साथ शेख हसीना के आउस्टर के बाद हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है ही, म्यांमार के साथ भी वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है। We can never be 100% reliant on any other country as we can be reliant on ourselves. तो इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर remains our most trusted way of connecting to the northeast. तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ये कनेक्टेड है और अपने नैरोएस्ट पे ये 23 किलोमीटर चौड़ा है। ओके, आई करेक्ट माई सेल्फ, 23 किलोमीटर इज द नैरोएस्ट। वो एवरेज होगा शायद जो मैंने बोला है। तो यहाँ पे ये सातों स्टेट्स आ जाती हैं, प्लस इसमें सिक्किम आ जाती है। और यहाँ पे इंसर्जेंट्स की जो डिमांड्स हैं या उनकी जो लड़ाई है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी है और सेंटर गवर्नमेंट के साथ भी है, राइट। उसके बाद 70% रिडक्शन इन इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स, 80% ड्रॉप इन सिविलियन डेथ्स इन 2019 कंपेयर टू 2013। और उसके 3-4 साल 2023-24 तक तो ये और भी कम हो गई है। 2014 में ये पॉइंट यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि वहाँ के लोगों की कितनी सपोर्ट है इंसर्जेंट्स को। 2014 के जनरल इलेक्शन में सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कंबाइंड 80% वोटर टर्नआउट था, यानी कि टोटल जितने लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं उसमें से 80% लोगों ने वोट डाली। एंड कंसिडर दिस कि उस वक्त नेशनल एवरेज 60% के आसपास थी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के लोग ओवरवेलमिंगली वोट करने जाते हैं।
तो ये हाईएस्ट है अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये 2014 के लोकसभा इलेक्शंस का डेटा है और 2024 के जो जनरल इलेक्शन हुए मई 2024 में, उसमें भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है। इतना ओवरवेलमिंगली तो नहीं, बट द होल रीजन वोटेड इन एक्सेस ऑफ द नेशनल एवरेज, यानी कि यहाँ के लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव है, और अगर इन लोगों को इतना ही सेपरेटिज्म पसंद था देन दे वुडंट हैव वोटेड इन अ नेशनल इलेक्शन। तो इसलिए यहाँ के लोग उतना सेपरेटिज्म नहीं चाहते जितना कि छोटे मोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स चाहते हैं। तो इंडियन अथॉरिटीज का यही मानना है कि इट शोज द फेथ ऑफ द पीपल इन इंडियन डेमोक्रेसी, राइट। हम देखेंगे वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जनरल CDS जो है इंडिया के, जनरल अनिल चौहान, तो उन्होंने उस वक्त कहा था, मतलब CDS तो ये अब बने हैं, उस वक्त ये ईस्टर्न आर्मी कमांड के कमांडर हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा था कि द एरिया ऑफ वायलेंस इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट इज confined to a tri-junction between Assam, Arunachal and North Nagaland। तो क्योंकि ये उस कमांड के हेड रह चुके हैं, सो ही नोज द बेस्ट अबाउट दैट एरिया। तो अगर हम असम, अरुणाचल और नॉर्थ नागालैंड को देखें, असम, अरुणाचल एंड नॉर्थ नागालैंड, यानी कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, दिस इज द कोर ऑफ मिलिटेंसी आज की डेट में। बाकी सब जगह से मिलिटेंसी जो है वो ऑलमोस्ट जा चुकी है। सो नागालैंड, अरुणाचल एंड असम का ये जो टॉप वाला एरिया है, विच ऑल्सो हैज बॉर्डर विद म्यांमार, इस ट्राई जंक्शन पे सबसे ज्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी अब बची है, बाकी सब जगह से ऑलमोस्ट साफ हो चुकी है। क्या कारण है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी होने के? सबसे पहला कारण है एथनिक डाइवर्सिटी। नाउ इट डज नॉट मीन कि वहां के ट्राइब्स को लड़ना बहुत पसंद है, नो, इट जस्ट मीन्स कि वहां के ट्राइब को एक्सक्लूसिविटी बहुत पसंद है। दे डू नॉट वांट एनी अदर ट्राइबल कल्चर टू इन्वेड इन देयर ओन। और ऐसा भी नहीं है कि वो बाकी ट्राइब से मिलजुल कर नहीं रहते, दे डू। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो ट्राइब्स पार्टिसिपेट करती हैं, ऑलमोस्ट ऑल द ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल। सिमिलरली, वेल अनरिलेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट, तेलंगाना में एक फेस्टिवल होता है समक्का सरक्का जतारा। ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है। सो इट डज नॉट मीन दैट ट्राइब्स डू नॉट लिव विद ईच अदर इन, यू कैन से, इन हार्मनी। लेकिन जब रिसोर्सेज पे स्ट्रेच आता है तो ट्राइब्स आपस में एक दूसरे के साथ उनके रिलेशन खराब होने लग जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में इतनी एथनिक डाइवर्सिफिकेशन है कि कुल मिला के 5 करोड़ के करीब इनकी आबादी है पूरे नॉर्थ ईस्ट की, जिसमें इंडिया के 600 ट्राइबल ग्रुप्स में से 200 से भी ज़्यादा रहते हैं। यानी कि इंडिया की 1/3 ट्राइब्स इतने छोटे से एरिया में रहती है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़, पूरे नॉर्थ ईस्ट की टोटल पॉपुलेशन है 4 से 5 करोड़ के आसपास। तो यानी कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का रफली 3% नॉर्थ ईस्ट में रहती है, लेकिन इंडिया के टोटल ट्राइब्स का 33% नॉर्थ ईस्ट में रहती है। सो दिस शोज अ डिस्प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट। पूरे इंडिया की सिर्फ 3% आबादी है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन पूरे इंडिया की 33% ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में रहती है। सो दिस शोज द एक्सटेंट ऑफ एथनिक डाइवर्सिफिकेशन इन द नॉर्थ ईस्ट। अब जितनी ज़्यादा ट्राइब्स होंगी उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सबके अपने अपने डिस्टिंक्ट कल्चर हैं। Each tribal group disagrees with being combined into mainstream India because it means losing their unique identity, giving rise to insurgency. इनमें से बहुत सारी ट्राइब्स को ऐसा लगता है कि अगर हम इंडिया के साथ प्रॉपर जुड़ गए तो हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। Now what do they understand by culture here? It means their language, their food, clothing, rituals, traditions, and interestingly Indian constitution protects all of them. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर दैट, एंड इनफैक्ट द स्टेट विल हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग ऑल दिस। तो अब जिन लोगों को ये बात समझ में आती है, उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई नॉर्थ ईस्ट में, डेमोक्रेटिकली इस बात के लिए लड़ाई लड़ी मतलब
नॉन वायलेंटली, एंड उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, उनको वोट्स डली। एक टाइम के बाद सरकार को समझ आ गया कि हाँ इन लोगों की ये डिमांड है, तो उन्होंने स्टेट्स क्रिएट कर दी। नागालैंड बनाई गई, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सारी स्टेट्स बनाई गई हैं। बट देयर इज सम एक्सटेंट टू विच दिस डिमांड्स कैन बी मेट। तो एथनिक डाइवर्सिटी पहला कारण है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी होने का। दूसरा है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेट अस से राज्यसभा, जो कि इंडिया के पार्लियामेंट का अपर हाउस है, इसमें कुल मिला के सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिर्फ 14 सीट्स हैं आउट ऑफ 245 सीट्स, या अगर हम इलेक्टेड सीट्स भी माने तो 233। अगर हम 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को निकाल भी दें, 233 सीट्स आर देयर। सो ये टोटल कितना बनता है इसका? दिस इज लाइक 5% रफली, 5 to 6% बनता है लेट अस से ऑफ द होल इंडियाज टोटल सीट्स इन द राज्यसभा। टोटल सभी स्टेट्स की सीट है ये। इसमें असम की 7 सीटें हैं और बाकी 7 स्टेट्स की एक एक सीट है। सो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल एंड सिक्किम, इन सब की सिर्फ एक एक सीट है राज्यसभा में। देन यू हैव लोकसभा। लोकसभा में पूरे रीजन की कुल मिलाकर 25 सीट्स हैं out of 543 seats, which is roughly 5% से भी कम, 4% let us say। तो यानी कि पूरी पार्लियामेंट में नॉर्थ ईस्ट की रिप्रेजेंटेशन है roughly 5%। So this is disproportionate। हालांकि क्योंकि हमारा क्राइटेरिया पॉपुलेशन है, उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये इंडिया की पॉपुलेशन का 3-4% है तो पार्लियामेंट में भी 4-5% सीट्स इनकी होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को लगता है कि क्योंकि हम अलग पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, नाउ कंसीडर द फैक्ट दैट देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया एंड आउट ऑफ दोज 8 आर इन द नॉर्थ ईस्ट। सो बाय दैट लॉजिक दे आर रफली 1/3 ऑफ द टोटल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अब एज अ पॉलिटिकल एंटिटी अगर हम इसमें यूएस वाला मॉडल लगाएं कि यूएस की जो सेनेट है, so let's say even if not in लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन है तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें यूएसए की सेनेट की तरह हर स्टेट की सीट्स फिक्स होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द नॉर्थ ईस्ट कीप्स डिमांडिंग। जैसे यूएस में क्या है, टोटल 50 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट की 2-2 सीट्स हैं सेनेट में, तो सेनेट का टोटल स्ट्रेंथ है 100। अब चाहे वो स्टेट ओहायो है, चाहे वो टेक्सास है, चाहे वो कैलिफोर्निया है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो छोटी है, इट डज नॉट मैटर, एवरी स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेंबर्स इन द अपर हाउस। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में अगर ऐसा होता तो ये जो 250 लेटस से जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 1/3 से कुछ कम सीट्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट के पास होनी चाहिए। यानी कि 233 सीट्स में से रफली 70-75 सीट्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी? सिर्फ 14। सो दिस बेसिकली what it does is it reduces the importance of north east in political decision making। कोई भी बड़ा लॉ बनना है, कोई भी बड़ी पॉलिसी बननी है, कोई स्कीम बननी है, the north east as a political entity is not adequately represented at least in the राज्य सभा। तो इन लोगों की ये डिमांड रही है कि भाई हमारी लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। और ऑन द टॉप ऑफ इट, अब क्योंकि यहाँ पे एक एक स्टेट में से एक एक ही सीट है, तो ऐसे में अगर किसी ट्राइब को रिप्रेजेंट करना हो वहाँ पर, देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज एक स्टेट में एक ट्राइब तो रहती नहीं है। सो देयर आर अदर ट्राइब्स विच फील ओवरवेल्म्ड। It is never the case that these states are watertight compartments। जैसे अगर हम कहें कि जो मिजोरम है, तो क्या वहाँ पे 100% लोग मिजोज हैं? No। जो नागालैंड है, क्या वहाँ 100% लोग नागाज हैं? No। There are a lot of other tribes also। तो जब इन स्टेट्स को क्रिएट किया गया तो उन लोगों को भी लगा कि हम तो और भी माइनॉरिटी बन गए इसी स्टेट में, तो उन्होंने भी अपनी जो डिमांड्स थी वो बढ़ा दी। सो all these are the problems which can be solved अगर जब भी कभी पार्लियामेंट का नंबर बढ़ाया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट की सीट्स को थोड़ा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाया जाए, ना कि डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए लोकसभा है। दिस इज व्हाट दे आर डिमांडिंग। देन थर्ड वी हैव ईस्ट बंगाली रेफ्यूजीज। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। जब ऐसा हुआ
तो 10 मिलियन के करीब लोग, यानी कि 1 करोड़ के करीब लोग ईस्ट पाकिस्तान से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे आर्मी ने बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी से लोगों को ट्रीट किया। तो वहाँ से 1 करोड़ के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आए, जिनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लक्स 3 स्टेट्स में था, वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा। मेघालय का नाम इसलिए नहीं ले रहे हम क्योंकि उस वक्त मेघालय बना नहीं था, तो आज की डेट का तो मेघालय भी आ जाएगा उसमें, बिकॉज मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम। तो नॉर्थ ईस्ट में ओवरवेलमिंगली 1 करोड़ के करीब लोग आ गए। अब आप सोचिए कि ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी रिसोर्सेज का क्रंच है और उनको ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी खतरे में लगती है, ऐसे में अगर 1 करोड़ ऐसे लोग वहां पे आ जाएंगे जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग कभी वापस नहीं जाएंगे, then it becomes a huge problem. And that is why in the Northeast, National Register for Citizens and Citizenship Amendment Act have been a huge issue during the polls. तो वो लोग सब यहाँ आ गए, रेफ्यूजीज बन गए। तो वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा, असम में ये लोग आ गए। They changed the demography of the area, रिजल्टिंग इन ग्रेटर कॉम्पिटिशन बिटवीन द लोकल्स एंड रेफ्यूजीज। तो ये प्रॉब्लम आज तक कभी नहीं थमी है। सबसे बड़ा इशू है ये असम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशीज असम में आए थे। तो दिस इज द थर्ड इशू, रीजन बिहाइंड इंसर्जेंसी। देन अंडर डेवलपमेंट इन जनरल, ये एक ऐसा एरिया है जिसे एड्रेस करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं पिछले 15-20 सालों में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स हाईवेज, रेलवेज, जैसे वंदे भारत ट्रेन्स बहुत सारी चल पड़ी हैं, एयरपोर्ट्स, जितने एयरपोर्ट्स आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में हुआ करते थे, आज उससे डबल से भी ज्यादा हैं। एवरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज नाउ कनेक्टेड विद अ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन एंड एटलीस्ट 1 फुली फंक्शनल एयरपोर्ट। पहले सिक्किम में उनका अपना एयरपोर्ट नहीं होता था, तो वो वेस्ट बंगाल तक, बागडोगरा एयरपोर्ट तक जो है वो लोग फ्लाइट से जाते थे, और उसके बाद बाय रोड सिक्किम तक जाना पड़ता था। नाउ सिक्किम हैज इट्स ओन एयरपोर्ट, द पैक्योंग एयरपोर्ट। तो अब सब स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट में अपने अपने एयरपोर्ट्स हैं। देन वी हैव वाटरवेज, नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 2, जो सदिया धुबरी से कनेक्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्र में वाटरवे बना हुआ है। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट में अच्छा है हमारा इंफ्रा जो सरकार ने बनाया है, और भी अभी काम चल रहा है। देन वी हैव एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी हैव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। आई वोंट से दे आर फुल प्रूफ, बट द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नॉर्थ ईस्ट में किया जा रहा है। तो अब तक ऐसा नहीं था, तो इसलिए उस वक्त की मिलिटेंसी का एक कारण ये भी था। वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी का ना पहुँचना, इंडस्ट्री का ना होना, अंडर डेवलपमेंट का होना, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। आई स्टिल रिमेंबर, आज से कुछ 10-15 साल पहले तक ये जो हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर देखा, इसमें 2 नेशनल हाईवेज गुजरते थे, एक NH39, एक NH53। अब तो इन हाईवेज के नाम बदल गए हैं बिकॉज नेशनल हाईवेज की स्कीमिंग चेंज की गई थी कुछ साल पहले। लेकिन उस वक्त ये 2 नेशनल हाईवेज होते थे जिन्हें इंसर्जेंट्स ब्लॉक कर देते थे अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई भी कंट्रोवर्सी होती थी। और इन 2 हाईवेज के ब्लॉक होने से पूरे मेन स्ट्रीम इंडिया का कॉन्टैक्ट नॉर्थ ईस्ट से टूट जाता था। दीज यूज्ड टू बी दोज 2 हाईवेज। लेकिन आज हमने कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के थ्रू त्रिपुरा से कनेक्शन बना लिया है, मिजोरम से बना लिया है, वाया बांग्लादेश हमने अगरतला अखौरा रेलवे लिंक चला दिया है, अक्रॉस बांग्लादेश होके हम अब कनेक्टेड हैं। देन एयर ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा हो गया। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन सिलीगुड़ी कॉरिडोर एज मच एज पॉसिबल। और क्योंकि बांग्लादेश से हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं, दैट हैज़ नॉट बीन अ प्रॉब्लम। Then 5th is the last or least known reason, that is partitioned against their will. अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसमें कुछ हद तक सच्चाई है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, हम जब सारी प्रिंसली स्टेट्स को खुद में मिला रहे थे, उस वक्त नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जो नहीं चाहती थी इंडिया का हिस्सा बनना। दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ऑल्दो इट वाज इम्प्रैक्टिकल, बिकॉज अगर वो इंडिपेंडेंट रहते तो भी वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनते, और वो कितनी छोटी कंट्री बनते, इट वाज इम्प्रैक्टिकल। तो इसलिए इंडिया ने उनको मनाया, उनको जो जो चाहिए था, जो जो उनकी डिमांड्स थी, वो सब हमने मानी और फिर उन्हें इंक्लूड कराया।
उस वक्त पे ऐसा नहीं कि कोई बड़ा एयर ऑपरेशन या कोई आर्मी हमने वहाँ भेजी थी, अनलाइक वी डिड इन जम्मू एंड कश्मीर और इन ट्रेवनकोर और इन जूनागढ़ और इन हैदराबाद, वी डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग सिमिलर इन द नॉर्थ ईस्ट। तो उन सब लोगों को हमने अपना हिस्सा माना और उन्हें जो मांगा हमने उनको दिया। सो बट स्टिल देयर वर सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उनका आज भी ये सेंटिमेंट है कुछ लोगों का कि हमें तो हमारी मर्जी के खिलाफ इंडिया में शामिल कराया गया था। दैट रिमेन्स अनदर रीजन। ये कुछ मेजर रीजन है। अब हम मेन एक बार देखते हैं सभी स्टेट्स को। सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में जो मेन अपराइजिंग रही वो 20 साल तक चली, 1966 से 1986 तक। तो मिजोज जो थे दे रोज इन रिबेलियन डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री। सॉवरेन नेशन मांग रहे थे ये लोग। दे वर नॉट डिमांडिंग स्टेटहुड, दे वर डिमांडिंग नेशनहुड। तो मिजो नेशनल फ्रंट बना। अब नाम से पता चल रहा है मिजो ट्राइब का नेशनहुड पाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, मिजो नेशनल फ्रंट। तो ये 1966 में शुरू हुई और ये मिजो लोगों के लिए एक सॉवरेन कंट्री बनाना चाहते थे। लेकिन ऑफ कोर्स शुरू में गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इनको आयरन हैंड से डील किया। सो इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, सो शी सेंट एयर फोर्सेस और इस तरह से कुछ कार्टून डिपिक्शन से हमें पता चल रहा है कि एयर स्ट्राइक्स भी हमने वहाँ पे हमें करनी पड़ गई थी। तो ये इंसर्जेंसी जो थी ये इतने साल तक चली। मिजोरम जो था ये असमीज डोमिनेशन की वजह से सबसे ज़्यादा ये इशू उठा। तो मिजो लोगों को ये लगता था कि असमीज लोग ज़्यादा ओवर पावर करते हैं और मिजोज का जो कल्चर है वो खतरे में है, वो निगलेक्ट हो रहा है। तो कई साल तक ये इंसर्जेंसी चली, 20 सालों तक यहाँ पे सरकार और जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो वॉर है एक तरह से वो चलती रही। और मिजो नेशनल फ्रंट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट you can say front था, and it was led by Fizo, right? No, it was led by Laldenga, sorry, it was led by Laldenga. Fizo was in Nagaland. तो Laldenga थे जो मिजो सेपरेटिस्ट थे। तो इन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की थी। बाद में ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई, सरकार के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और जब मिजोरम को एक स्टेट बनाया गया तो लालडेंगा ही उसके पहले चीफ मिनिस्टर भी बने, विच इज़ आई थिंक द विक्ट्री ऑफ द वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो पहले चीफ मिनिस्टर बने ये मिजोरम के और 86 से 88 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे। बाद में इनकी तबीयत खराब हो गई थी, डेथ वगैरह हो गई थी। एनीवे, तो मिजो नेशनल फ्रंट ने एक सेसेशनिस्ट वॉर लड़ी गवर्नमेंट के खिलाफ और ज़्यादातर वक्त इन्होंने बांग्लादेश में एग्जाइल में बिताया जब ये वॉरफेयर कर रहे थे। 16 साल तक ये सब कुछ चला। फिर मिजो अकॉर्ड हुआ 1986 में। सरकार ने कहा कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारी एक स्टेट देंगे और तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, इलेक्शन लड़ो और बन जाओ चीफ मिनिस्टर, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। एंड ऑल दैट एक्चुअली हैपेंड एंड मिजो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस भी हुए, सब कुछ हुआ। सो ऑल दिस एक्चुअली हैपेंड। आज की डेट में इंसर्जेंसी स्टेटस जो मिजोरम का है वो पार्शियली एक्टिव दिखाया जाता है सेंटर की तरफ से। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो सेसेशन या ऑटोनॉमी की डिमांड करती हैं, बट दे आर नॉट वेरी सीरियस नाउ। जैसे कि बुद्धिस्ट चकमाज हैं या फिर हिंदू ब्रू कम्युनिटी है, दे डिमांड कि हमें भी। अब जैसे मिजोज के लिए मिजोरम बन गया तो अब मिजोरम के अंदर जो माइनॉरिटी में ट्राइब्स रह गई, दे थिंक दैट दे आर अंडर ऑपरेशन, बुद्धिस्ट चकमाज एंड हिंदू ब्रू कम्युनिटी। इसके अलावा रियांग ट्राइब जो है ये कहती है कि हमारा तो एथनिक परसिक्यूशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो मिजो ट्राइब है दे आर ऑलमोस्ट एंटायरली क्रिश्चियन और वो मिशनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं। तो मिजोरम जो है इट इज़ ओवरवेलमिंगली क्रिश्चियन सोसाइटी और यहाँ पे जो नॉन क्रिश्चियन ट्राइब्स रहती हैं उनको जो है उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, ऐसा इनका कहना है। सो दैट रिमेन्स अ प्रॉब्लम, बट इट इज़ अ माइनर प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज इन द टाइम्स ऑफ इंसर्जेंसी, राइट। तो ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है 1981 की। लालडेंगा डिमांड्स पार्ट्स ऑफ एडजॉइनिंग स्टेट्स फॉर मिजोरम। तो ये उस वक्त डिमांड्स वाला फेज चल रहा था। जो लालडेंगा थे ये डिमांड्स रखते रहते थे, मिजो लोगों में अपनी कॉन्फ्रेंसेस करते रहते थे। तो फाइनली 1986 में इनकी डिमांड्स मान ली गई। उसके बाद आती है बात मणिपुर की। मणिपुर की अगर हम बिल्कुल हिस्ट्री में जाएं
तो ये शुरू से बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक स्टेट रहा है। 33 BC में, यानी कि 2000 साल पहले, ये कांगलेपाक स्टेट हुआ करती थी, कांगलेपाक। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ने इस किंगडम ऑफ मणिपुर को जीत लिया एंग्लो मणिपुरी वॉर के बाद। एंग्लो मणिपुरी वॉर 1891 में, काफ़ी लेट जो है वो यहाँ पे रहा। तो आप सोचिए, किसी जगह की आइडेंटिटी जो 2000 साल से बन रही है, उसे जब अचानक डिसरप्ट किया जाएगा, तो उसके बाद जब उन्हें उस डिसरप्शन से आज़ादी मिलेगी, सो दे विल नेचुरली डिमांड कि अब हमें अलग से फिर से कंट्री बना दो, not realizing that the world has changed and it is, such a small country like that, which is landlocked, which does not have any significant financial resources, cannot survive on its own. तो इसलिए मणिपुर भी जो था वो इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। 1949 में इंडियन यूनियन का हिस्सा बना। तो जब भी ऐसा हुआ, तो जो ग्रुप्स चाह रहे थे कि हम अलग कंट्री बने, वो इंसर्जेंट्स बन गए और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने की डिमांड कर ली। और उन्होंने बोला कि जी, हम अपनी मर्जी से इंडिया में शामिल नहीं हुए। देयर इज ऑलवेज सम सेक्शन ऑफ दैट सोसाइटी। तो अब धीरे धीरे, पहले तो मणिपुर को बनाया गया था यूनियन टेरिटरी, क्योंकि सेंटर चाहता था कि एक बार ये हमारे अंडर रहे। लेकिन धीरे 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 लोगों ने थोड़ी सी पेशेंस दिखाई, थोड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस मैच्योर हुआ, तो 1972 में मणिपुर को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। अब जैसे ही कोई एरिया सेपरेट स्टेट बनता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी प्रोविजंस ट्रिगर हो जाती हैं। यू हैव अ सेपरेट गवर्नर, यू हैव अ चीफ मिनिस्टर, शेड्यूल 7 के अंदर पूरी की पूरी एक लिस्ट है। उन सभी सब्जेक्ट्स पे अब स्टेट खुद लेजिस्लेट कर पाएगी, स्टेट के लोग अब खुद इलेक्ट होंगे, वो अपने सारे सब्जेक्ट्स पे खुद डील करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का होगा, बहुत सारे और सब्जेक्ट स्टेट के अपने होंगे। और अगर वहाँ के लोग वाकई डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करना चाहते हैं उस पार्टी के लोगों को, तो कर दें। दे विल बिकम MLAs, दे विल रन द स्टेट एज दे वांट टू। So this has been the best way for giving the separatist people or the secessionist people their own way of how they want to run the state. तो ऐसा ही मणिपुर में भी किया हमने। 1972 में स्टेट बना दी गई, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सेक्शन ऐसा था जो अभी भी मिलिटेंसी कंटिन्यू करता रहा। तो 1980 में तंग आके सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया अंडर द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आफ्स्पा की बहुत इनफेमस हिस्ट्री रही है नॉर्थ ईस्ट में। 1958 में ये एक्ट बनाया गया था और ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही इम्प्लीमेंट रहा है। इसके तहत अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देती है, तो वहाँ आर्म्ड फोर्सेस के पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। पावर टू शूट, पावर टू सर्च, पावर टू सीज प्रॉपर्टी, पावर टू अरेस्ट समवन विदाउट वारंट। और ऐसे में जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हैं, उनको स्पेशल इम्यूनिटीज़ भी होती हैं। उनको जो ट्रायल कोर्ट है या जो मिलिट्री कोर्ट है, उसमें पर्सिक्यूट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज़ अ डिस्टर्ब्ड एरिया। ऐसा करना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इन एरियाज़ में मिलिटेंट्स के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन थे। Now you cannot expect an armed forces personnel to just stand there while there is a militant standing in front holding an AK-47. तो ऐसे में आपको उसे मारना ही पड़ेगा। Hence these special provisions were created, जिन्हें बाद में बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के केसेस भी आए कुछ, बट स्टिल आज की डेट में आफ्स्पा जो है वो बहुत कम एरियाज तक कन्फाइन हो गया है। सो इट इज़ नॉट एज वाइड स्प्रेड एज इट यूज्ड टू बी आज से 30-40 साल पहले तक। उसके बाद इसी के पैरेलली नागा नेशनलिज्म भी राइज हो रहा था नेबरिंग नागालैंड में, जिन्होंने NSCN बनाई। इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो अब इनके साथ भी जो मणिपुरी सेपरेटिस्ट थे, इनकी फाइट होनी शुरू हो गई, क्योंकि नागाज ये कह रहे थे कि मणिपुर में भी हमारा थोड़ा सा एरिया है। तो अब मणिपुर को जब स्टेट बना दिया गया, तो नागाज को भी प्रॉब्लम हो गई कि मणिपुर में वो एरियाज चले गए कुछ जहाँ पे नागाज कल्चर था। सो दे कीप डिमांडिंग नागालैंड। और अभी पिछले 1-2 सालों से 2023-24 में हमने एक अलग तरह का कन्फ्लिक्ट देखा मणिपुर में, कुकी वर्सेस मेती। अब जो मणिपुर है, यहाँ पे मेती कम्युनिटी जो है ये रहती है मेजॉरिटी में, एंड दीज आर नोन एज द वैली पीपल। तो यहाँ पे जो मणिपुर हाई कोर्ट है, इसने एक ऑर्डर दिया 2023 में कि जो मेतीज हैं इनको ST स्टेटस दे दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे दिया जाए। तो इसकी वजह से कुकीज और मेतीज में प्रॉब्लम हो गई।
तो कुकीज और नागाज जो है ये कहते हैं द ट्राइबल एरियाज आर 90% ऑफ द स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया बट द बल्क ऑफ इट्स बजट एंड डेवलपमेंट इज फोकस्ड ऑन मेती डोमिनेटेड इम्फाल वैली, कि ये लोग हैं तो माइनॉरिटी में लेकिन सारा बजट इनके ऊपर खर्च कर दिया जाता है। और मणिपुर वैली के आसपास जो हिल्स हैं वहां पर रहते हैं ये सब कुकी और जोमी कम्युनिटी के लोग। तो ऐसे में रिजर्वेशन का दिया जाना, रिजर्वेशन अभी दी नहीं गई थी, अभी सिर्फ कोर्ट ने बोला था, तो उस वजह से इन सभी ट्राइब्स में वर्सेस मेतीज में बहुत ज़बरदस्त जो है प्रॉब्लम चल रही थी 2023 से, अभी भी चल रही है। सो अगेन द सेंट्रल इशू रिमेन्स द सेम, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड रिसोर्स के लिए फाइट कि रिसोर्स किसको मिलेंगे, बिकॉज द मोमेंट अ कम्युनिटी इज डिक्लेयर्ड अ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी देन इट गेट्स एक्सक्लूसिव राइट टू बाय प्रॉपर्टी इन दैट एरिया एंड रिजल्टेंट रिजर्वेशन, रिजल्टेंट एवरीथिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में एंड एवरीथिंग। सो दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और अभी तक ये प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद यूएनएलएफ बना, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये 1964 में बना था, सेपरेटिस्ट फैक्शन, पर ये अब इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। पीस एग्रीमेंट इन्होंने साइन कर लिया था क्योंकि मणिपुर बन गया अलग से एज अ स्टेट, सो दिस इज नाउ नो लॉन्गर देयर, बट आपको नाम पता होना चाहिए। फिर मार्क्सिस्ट और माओइस्ट ग्रुप्स अब तक ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ से जो माओ की आइडियोलॉजी में या मार्क्स की आइडियोलॉजी में मानते थे। जैसे एक है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, देन पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक, कांगलेपाक जो मणिपुर का बहुत पुराना नाम हुआ करता था, एंड देन कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन सब ने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट में हिस्सा लिया, लेकिन अब ये कोई बड़े मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नागालैंड की। सो व्हाट यू आर सीइंग हियर इज द टूम्बस्टोन ऑफ A.Z. फिजो और A. फिजो। अब फिजो कौन थे? फिजो इज नोन एज इन नागालैंड द फादर ऑफ नागालैंड, और अगर इसको और प्रॉपरली बोलूं, फादर ऑफ द नेशन ऑफ नागालैंड। तो यानी कि यहाँ पर भी लोग चाहते थे कि नागाज के लिए अलग देश बने जो कि सॉवरेन देश हो, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो नागा आइडेंटिटी पे बेस्ड होगा, हमारा अपना झंडा होगा, अपना सॉन्ग होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। तो नागालैंड को 1963 में ही क्रिएट कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि फिजो ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट चलाई थी 1947 से लेकर 1960s तक। तो इसलिए फिजो को माना जाता है फादर ऑफ द नेशन ऑफ नागालैंड। नागा लोग आज भी फिजो को बहुत मानते हैं और ये उनकी टूम्बस्टोन है जो कि नागालैंड की कैपिटल नागालैंड की कैपिटल में जो है वो लगी हुई है, राइट, कोहिमा में। तो ये लोग डिमांड कर रहे थे, नागा और कुकी लोग डिमांड कर रहे थे फुल इंडिपेंडेंस। तो फिजो ने अपना एक नेशनल काउंसिल बनाई और ये डिसिडेंट ग्रुप बन गया, और फिर कुछ साल बाद ये लोग अंडरग्राउंड हो गए बिकॉज इन लोगों ने वायलेंट मूवमेंट्स करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद अब जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है नागालैंड की, ये बनाई गई NSCN। अब आप सोचोगे कि नागालैंड तो बन गया 1963 में, अब ये नागालिम क्या है? अब जिन लोगों को लगा कि यार नागालैंड जो हमें दिया गया है ये तो बहुत छोटा एरिया है, नागा लोग अरुणाचल में भी हैं, नागा लोग असम में भी हैं, म्यांमार में भी हैं और मणिपुर में भी हैं, तो उन सब का एरिया भी कंबाइन करो। जैसे आज का नागालैंड तो इतना एरिया है, लेकिन हमें मणिपुर भी चाहिए, हमें असम का इतना एरिया भी चाहिए, अरुणाचल का भी चाहिए और म्यांमार का भी चाहिए। दिस इज व्हाट दे कॉल ग्रेटर नागालैंड, जिसमें सब नागा लोग होंगे, और इसको कहा जाता है नागालिम, यानी कि द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द नागाज। तो ग्रेटर नागालैंड और नागालिम इज व्हाट दे आर डिमांडिंग। नागालैंड तो उनके पास है ही, लेकिन उनको आसपास के नागा इनहैबिटेड एरियाज भी चाहिए। तो 1980 में बना दिया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम। तो अब इसमें फिर वही चीज हुई, अब इसमें दो अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग थे। कुछ जो चाहते थे कि जैसे हमने नागालैंड लिया है
तो हम उसी तरह से पीसफुल स्ट्रगल करेंगे लंबे वक्त तक और सरकार हमारी बात मान लेगी। लेकिन दूसरा सेक्शन था, उनको पता था कि भाई ये दूसरी स्टेट से ज़मीन लेके हमें नहीं देने वाले, तो हमें तो वायलेंस ही करनी पड़ेगी। सो दे बिकेम रियली वायलेंट। तो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा, जो कि थोड़ा सा मॉडरेट सेक्शन है, थोड़ा सा मॉडरेट का मतलब वायलेंस ये भी करते हैं, लेकिन NSCN के खापलांग सेक्शन ये है बहुत ज़्यादा वायलेंट। और इन दोनों ने 2015 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, राइट। तो ये दो सेक्शंस में बंट गया। तो नागा स्ट्रगल बहुत लंबे वक्त तक चली है। 2015 में इनमें पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब इस पीस एग्रीमेंट में है क्या बेसिकली कि इंडिया की सबसे लंबी इंसर्जेंसी को हमने खत्म करना है, 50 सालों से 60 सालों से चली आ रही है। नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलरली नागालैंड को डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन करना है। NSCN खापलांग सेक्शन जो अभी भी वायलेंस करता है, इसे आइसोलेट करना है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा म्यांमार में एक्टिव है। इसके अलावा ये जितने भी उल्टे सीधे काम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, जिसे चाइना फ्यूल करता है, उसे कंट्रोल करना है, म्यांमार के साथ अपनी टाइज इंप्रूव करनी है और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को थोड़ा सा और बोल्स्टर करना है। और ये पूरी टाइमलाइन है कि नागा कन्फ्लिक्ट में क्या क्या हुआ। तो फाइनली 2015 में एग्रीमेंट साइन हुआ। बट इंटरेस्टिंगली आज तक हमें उन एग्रीमेंट की टर्म्स नहीं पता है। क्या नागाज को उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन दे दी गई है? क्या उनको अलग झंडा रखने की परमिशन है? क्या उनको अलग से चीज़ें करने की परमिशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता? बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो NSCN इसाक मुइवा के जो लीडर हैं थ्विंगालिंग मुइवा, क्या वो 2015 वाला एग्रीमेंट साइन करते? और अगर किया है तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आज तक पब्लिक क्यों नहीं की गई है? दिस रिमेन्स टू बी सीन। उसके बाद त्रिपुरा की बारी आती है। त्रिपुरा में इंसर्जेंट ग्रुप्स 1970s में इमर्ज हुए थे, क्योंकि इसी वक्त में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुई थी 1970-71 में, जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। तो त्रिपुरा में बहुत सारे लोग आ गए थे। तो यहाँ की जो ट्राइबल नेटिव पॉपुलेशन थी, दे वर आउट नंबर्ड बाय द बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन। तो इस वजह से ये बन गए माइनॉरिटी और इनकी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर सब चीज़ें जो थी वो थ्रेटन हो गई। इनके ट्राइबल राइट्स और कल्चर भी थ्रेटन हो गए, जो कि त्रिपुरी लोग थे। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ मिलिटेंट आउटफिट्स बनी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स TNV, जो 1988 तक एक्टिव रहा। 70s में 80s में ये एक्टिव रहा। उसके बाद जो आउटफिट आज तक चल रही है दैट इज नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, NLFT। इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है गवर्नमेंट ने, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। और अगेन नाम से ही पता चल रहा है ये त्रिपुरा को लिबरेट करना चाहते हैं। They do not want it to be a part of India, because being a part of India, it had to get a lot of refugee influx from East Pakistan. तो NLFT बहुत सारी जो मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा, इसलिए इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। इट सीक्स टू secede from India and establish an independent त्रिपुरी स्टेट। ये जो NLFT है इसे 1989 में बनाया गया था और आज तक 750 से ज़्यादा सिविलियंस और 200 के करीब सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल इसके अटैक्स में मारे जा चुके हैं। सो इट्स अ वेरी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ साल से नहीं, बट कुछ साल पहले तक। 2019 में फाइनली त्रिपुरा पीस अकॉर्ड साइन किया गया, जिससे NLFT को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। अब भी कुछ छिटपुट इंसिडेंट होते रहते हैं, बट दे आर नॉट मेजर एट ऑल। इसी तरह एक और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स बनाई गई थी लोकल एबोरिजिनल लोगों की तरफ से 1990 में। तो माइनॉरिटी बन गए। सो ऑल दोज थिंग्स आर द सेम। तो दो आपने जो नाम याद रखने हैं, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जिनका पीस अकॉर्ड साइन हुआ 2019 में, एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। इनके साथ कोई पीस अकॉर्ड साइन नहीं हुआ है, लेकिन ये है भी बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन। देन हम आते हैं असम के ऊपर। असम ने नॉर्थ ईस्ट में इन्फिल्ट्रेशन का या लेटर से इलीगल इमिग्रेशन का सबसे ज्यादा असर झेला है। बर्मा के साथ इनकी प्रॉक्सिमिटी है, बांग्लादेश के साथ है, भूटान के साथ है, और असम एक ऐसी स्टेट है जिसका नॉर्थ ईस्ट की ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगती है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। एक सिक्किम को छोड़ के इसकी सभी स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच होती है इन द नॉर्थ ईस्ट।
तो यहाँ पे जब बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स आए तो यहाँ पे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन बनी थी, क्योंकि उनको पता था कि सबसे पहला जो असर आएगा वो एजुकेशन और जॉब्स पे आएगा। तो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन बनी थी। तो इंडिजिनस माइग्रेंट टेंशंस यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि बांग्लादेशी लोग यहाँ पे क्यों आए। अब यहाँ पे कुछ अगर मूवमेंट्स की हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं बोडोलैंड की। जो बोडो कम्युनिटी है ये डिमांड करती है कि असम के ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे हम सबसे ज्यादा हैं, तो यहाँ पे बोडोलैंड बना के दो हमें अलग से स्टेट, जिसमें कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उडलगुरी ये 4 मेन डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स बनी जो कि बोडोलैंड को अलग से बनाना चाहती है। इसके लीडर थे प्रेम सिंह ब्रह्मा, और इन्होंने बोडो टेरिटोरियल काउंसिल बनने के बाद सरेंडर कर दिया। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, असम के अंदर ही एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया जिसका नाम है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो उन लोगों को अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक काउंसिल बना के दे दी जिसमें बोडोज ही इलेक्ट होते हैं और वो अपना जो है वो कल्चर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोलैंड, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी नहीं बनना था। तो इसलिए तब से वो लोग शांत हैं। फिर बना नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर ऑफ बोडोलैंड। इसे 1986 में बनाया गया था फॉर सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ बोडोलैंड। असम की बात करें तो ओवरऑल अल्फा बना यहाँ पे, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यहाँ के लोगों में भी सेम प्रॉब्लम कि यहाँ पे इतने ज़्यादा रेफ्यूजी आ गए हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचे, हम अपने ही देश में माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो इसलिए अल्फा बना 1979 में, और ये अभी तक एक्टिव है, आर्म्ड स्ट्रगल ये लोग लड़ रहे हैं और ज़्यादातर इसके लीडर्स अरेस्टेड हैं। ये एक बड़ी ही डॉर्मेंट सी ऑर्गेनाइजेशन है, अब इतनी एक्टिव ये नहीं है। असम और वेस्ट बंगाल को मिला के एक रीजन बनता है जिसे कहते हैं कामतापुर। अब कामतापुर कौन से लोग हैं? कोच राजवंशी लोग। तो यहाँ पे ये एक ट्राइब है जो आधी वेस्ट बंगाल में और आधी लोअर असम में रहती है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट इनके वेस्ट बंगाल में है, विच आर मालडा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड कूच बिहार। और 4 डिस्ट्रिक्ट इनके लोअर असम में है, धुबरी, कोकराझार, बंगाईगांव एंड गोपालपाड़ा। तो ये लोग कहते हैं कि इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन करो और हमें तो भाई कामतापुर बना के दो। लेकिन जब सेंटर ने डिमांड नहीं मानी तो इन्होंने बनाई कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कि इसे तो हम खुद लिबरेट करा लेंगे। तो कोच राजवंशी लोग हैं, ये लोग डिमांड कर रहे हैं, और इनका सिर्फ आइडेंटिटी रीजन नहीं है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, लैंड एलियनेशन है, नेग्लेक्ट ऑफ कामतापुरी लैंग्वेज आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। तो सबसे मेजर रीजन जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही बनती है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल के, 4 लोअर असम के मिला के बनता है कामतापुर, लेकिन सरकार इसके हक में नहीं है। देन वी कम टू मेघालय। मेघालय को असम में से निकाल के बनाया गया था 1971 में। अगर हम ज्योग्राफी पे मेघालय का मैप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी हिल्स लाइंड अप हैं, गारो, खासी, जयंतिया, इस तरह की यहाँ पे हिल्स हैं। तो कौन कौन से वो लोग हैं जो डिमांड कर रहे थे कि हमें असमीज लोगों में से अलग एरिया कार्व आउट करके दो? खासी, सिंथेंग और गारो, ये 3 कम्युनिटी सबसे ज्यादा डोमिनेंट इन मणिपुर। तो ये डिमांड कर रही थी कि हमें तो अलग से एक स्टेट बना के दो, सेपरेट स्टेट की ये डिमांड कर रही थी। तो यहाँ पे नेशनल कॉन्शियसनेस का राइज हुआ, लोकल ट्राइबल पॉपुलेशंस थी, तो गारो एंड खासी नेशनलिज्म यहाँ पे जब ज्यादा हो गया, देन इन 1971 मेघालय वाज क्रिएटेड, राइट। तो ये पूरा का पूरा मेघालय है। अब यहाँ पर सबसे एक्टिव आउटफिट जो है दैट इज गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी। अब इन्हीं की डिमांड पे मेघालय बना था। अब इसमें गारोज कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए गारो लैंड अलग से बना के दो, गारोज के लिए देयर शुड बी अ सेपरेट स्टेट। सो देयर इज एन एक्सटेंट टू विच यू कैन गो, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि सेंटर ने ये सारी स्टेट्स बना के दी हैं, लेकिन अब भी डिमांड्स नहीं रुकती हैं। कहीं पे वो NSCN नागालैंड जैसी डिमांड्स हैं जो कि मल्टीपल स्टेट्स और म्यांमार तक से एरिया मांग रहे हैं, और कहीं पर ऐसी डिमांड्स हैं कि एक स्टेट में वो अब खुश नहीं है, अब उन्हें फर्दर अपनी ट्राइब के लिए अलग से स्टेट चाहिए। बट देयर इज ओनली सो मच दैट द सेंटर कैन गो टू।
इन सब के अलावा कुछ और इंसर्जेंट ग्रुप्स जो कि छोटे मोटे हैं, जैसे कि यूपीडीएस असम में एक्टिव है, यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी। तो ये लोग कार्बी लोगों के लिए अलग से स्टेट मांग रहे हैं। कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है असम का, उसके लिए अलग से ही मांग रहे हैं कि हमें तो अलग कर दो। एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन वन डिस्ट्रिक्ट डिमांडिंग सेपरेट स्टेटहुड, दैट इज द एक्सटेंट टू विच दीज पीपल हैव गॉन। 2014 में यूपीडीएस को डिसबैंड कर दिया गया, सारे के सारे कार्डर और लीडर्स ने सरेंडर कर दिया था जब उन्हें रियलाइज हो गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है। देन कार्बी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट, तो ये अभी भी चला काफी देर तक, 2004 से 2021 तक ये एक्टिव रहे, कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाओ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में। 2004 में ये बने थे और 2021 में इन्होंने खुद को डिसबैंड कर दिया, और ये अल्फा से लिंक्स रखने वाले मिलिटेंट ग्रुप रहा है। देन मूलता, काफी कम सुना गया ये ग्रुप है। इसका पर्पस है नॉर्थ ईस्ट के मुस्लिम्स को यूनाइट करना, मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ असम, मूलता। इसका पर्पस है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में और पूरे इंडिया में इस्लामिक स्टेट जो जिसमें शरिया लॉ फॉलो होता हो वो इंडिया में अप्लाई करना, और इसमें माइग्रेंट्स और इंडिजिनस लोग जो इस्लामिक हैं वो दोनों इन्वॉल्व हैं। यानी कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, उनमें से कुछ को लगा कि हम रेफ्यूजी हैं, हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया में, तो वो भी इसका हिस्सा बन गए। और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुस्लिम थे, उनको भी लगा कि द एंटायर नॉर्थ ईस्ट शुड हैव इस्लामिक रूल एंड शरिया लॉ, तो उन्होंने बना लिया मूलता, विच इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। देन जोमी, इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें 9 ट्राइब्स आ जाती हैं मणिपुर की। इन्होंने भी जोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये सब कुछ बनाया। कुकी जोमी लोग जो मणिपुर के हैं, तो वो लोग भी एक बार बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे। दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट फॉर जोमीज, राइट, जो कम्युनिटी इसको कह सकते हैं। लेकिन अगेन नाउ इट इज़ नो लॉन्गर अ मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो नॉर्थ ईस्ट में जो मेजर प्रॉब्लम्स रही हैं, दे आर रिलेटेड टू इंसर्जेंसी, दे आर रिलेटेड टू इलीगल माइग्रेशन, रिसोर्स क्रंच, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ डेवलपमेंट। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। अंडर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट असिस्टेंस, देन लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में ही 5th और 6th शेड्यूल एरियाज बनाए हैं। जैसे अगर हम 6th शेड्यूल की बात करें तो 4 स्टेट्स पे वो अप्लाई होता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। 4 स्टेट्स पे अप्लाई होता है 6th शेड्यूल। यानी कि इन सभी स्टेट्स में ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स बनाने की परमिशन है, विच आर लाइक स्टेट विद इन अ स्टेट। इट्स लाइक अ स्टेट विद इन अ स्टेट। तो गवर्नर के डायरेक्टली अंडर आती हैं, यहाँ पे उसी ट्राइब के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। सो दिस इज गवर्नमेंट्स वे ऑफ स्टॉपिंग दिस मूवमेंट हेयर एंड इटसेल्फ, यू नो, कि और हम असम के अंदर और 4 स्टेट्स नहीं बनाने लगे, त्रिपुरा के अंदर और 3 स्टेट्स नहीं बनाने लगे, मेघालय के अंदर अब हम लेटर से खासीज को और गारोज को अलग अलग स्टेट्स नहीं बना के दे रहे। यू हैव टू you have to put a red line here that we won't go beyond this point, but yes, we are granting you autonomy within this. अब अगर ये सब कुछ करके भी सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं होती है नॉर्थ ईस्ट की, then that is problematic. लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं है। There have been reduction in 70% insurgents incidents in the last 10 to 15 years, and there is a reduction of over 90% incidents of fatalities, civilians हो या security personnel हो in the north east. तो सेंटर गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी वहाँ की गवर्नमेंट्स भी बहुत अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही हैं। वी डू नॉट यूजुअली सी प्रॉब्लम्स लाइक ब्लॉकेड्स एनी मोर। कुछ साल पहले तक, आज से 10-15 साल पहले तक भी ब्लॉकेड्स एक बड़ा ब्लैकमेलिंग जैसा तरीका होता था सेंटर से कोई बात मनवाने का, कि हमने तो नेशनल हाईवे 39 और 53 ब्लॉक कर दिया है, अब सारी की सारी सप्लाईज नॉर्थ ईस्ट में जानी बंद हो जाएंगी। बट द गवर्नमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई वोंट से ओनली दिस गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट्स एज वेल, पिछले 20-25 सालों से इस तरह के एफर्ट्स कर रही हैं कि हम सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे डिपेंडेंट ना रहे। एयरपोर्ट्स को डेवलप करना, कार्गो टर्मिनल्स को डेवलप करना, डिजिटल हब्स बनाना,
म्यांमार के थ्रू कनेक्टिविटी, बांग्लादेश के थ्रू कनेक्टिविटी, यू नो ऑल दीज थिंग्स हैव प्लेड अ रोल दैट नाउ ब्लॉकेट जैसी चीज़ें उतनी इफेक्टिव नहीं रही। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अप्रोचिंग। और आने वाले वक्त में अगर इन लोगों को एक रीजनेबल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जाए, जो कि अभी भी है, 6 शेड्यूल एरियाज आर देयर, लेकिन अगर इनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाए, जैसे अब अगले 2029 लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी है, एंड 2026 में जो हमने पार्लियामेंट की सीट्स को बढ़ाने के ऊपर फ्रीज लगाया हुआ है वो खत्म हो जाएगा इन 2026। सो इट इज वाइडली एक्सपेक्टेड दैट द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विल बी रिवाइज्ड। जब भी ऐसा किया जाए तो कहीं ना कहीं ये ध्यान जरूर रखा जाए कि ओनली पॉपुलेशन शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया, क्योंकि उससे ओवर पॉपुलेटेड स्टेट्स को फायदा हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन उतनी नहीं बढ़ी है प्रोपोर्शनेटली, तो इनकी सीट्स तो और कम हो जाएंगी। तो ऐसा ना हो, इस रीजन को भी थोड़ी सी पॉलिटिकल बेसिस पे ज़्यादा सीट्स अलॉट की जाएं ताकि इनकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और रिप्रेजेंटेशन की डिमांड पूरी हो। सेकंड, तो एक चीज़ ये है। सेकंड, यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो होती रहे। और तीसरा, यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है